कनाडा की जेल में बंद एक कैदी जिसकी उम्र लगभग 74 साल के आसपास होती है, 19 मई 2024 को उस पर हमला बोल दिया जाता है। और जब उस पर हमला बोला जा रहा था, वो चीखने की कोशिश करता था तो कोई उसका मुंह ही बंद कर देता था ताकि उसकी आवाज़ कहीं जा ना सके। और उसे तब तक पीटा जाता है जब तक कि उसकी हालत मरने के समान नहीं हो जाती, यानी कि वो मरने की कगार पर नहीं पहुंच जाता। जब पीटने वाले आराम से इत्मीनान से उसे मार लेते हैं, उसे पीटकर खुश हो जाते हैं तो उसको अपने आप ही छोड़ देते हैं। अब जब ये बात पहुंचती है पुलिस प्रशासन तक, पुलिस प्रशासन के लोग जब मौके पर पहुंचते हैं तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी और उसकी हालत देखते हुए नज़दीक के एक हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया जाता है और कई दिनों तक उसका इलाज चलता है। लेकिन 31 मई 2024 को उसकी हॉस्पिटल में ही मौत हो जाती है। अब इस घटना की जो गूंज थी वो अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलती है। और साथ ही पुलिस ने उन व्यक्तियों की भी तलाश करना शुरू किया कि आखिरकार किन लोगों ने इस पर हमला किया था, तो कोई भी नाम बताने को तैयार ही नहीं। दरअसल नाम इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि मरने वाला जो कैदी था वो बहुत ही खूंखार किस्म का कैदी था। उसने थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 49 महिलाओं की हत्या की बात उसने खुद कबूली थी। न केवल उसने उसकी हत्या की थी बल्कि उसने सुअर के मांस में उन महिलाओं के मांस को मिलाकर लोगों को खाने पर मजबूर कर दिया था और बाकी बचे अवशेषों को उसने सुअरों को डालकर खिला दिया था ताकि सुअर उसके अवशेष खा जाएं। इसलिए जिन कैदियों ने हमला किया था, साथ ही उन कैदियों के बारे में जेल के अन्य कैदी भी जानते थे, लेकिन उस कैदी के मरने से वो सब के सब खुश थे और इसीलिए हमलावर का किसी ने नाम ही नहीं बताया। दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कैदी कौन था और उसने इतनी सारी हत्याएं आखिर क्यों की। दोस्तों, ये सच्ची घटना है कनाडा की। कनाडा एक देश है और जिसका एक शहर है पोर्ट कोकीटलम। दरअसल इसी का रहने वाला व्यक्ति, जिसका जो साल 1949 में 24 अक्टूबर को पैदा हुआ था, इसके परिवार में इसके माता पिता 2 भाई होते हैं और एक बहन होती है। क्योंकि घर में इनका पिग फार्म था, सुअरों का फार्म, जहां सुअर पाले जाते थे और उनका मीट बेचा जाता था। बच्चे बड़े हो रहे थे। माँ और बाप ने बेटी को तो यहाँ नहीं लाए ताकि उसकी परवरिश अच्छे से हो सके, उसको नानी के घर भेज दिया। लेकिन जो लड़के थे, जो दोनों बच्चे थे, उन बच्चों को माँ बाप अपने साथ ही अपने काम में लगा लेते हैं ताकि वो भी पिग फार्म का काम आराम से सीख सके और कर सके। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बच्चे भी बड़े हो रहे थे। एक बेटा होता है जिसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट स्कूल में भी पढ़ने जाता था, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। उसके कपड़े की हालत, उसका पहनावा, सब कुछ बहुत गंदा रहता था क्योंकि वो कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाता था। और इसीलिए उसके ऊपर ध्यान न देने की वजह से जैसे उसकी हालत होती थी वैसे ही वो स्कूल चला जाता और बच्चे स्कूल में उसको बहुत चिढ़ाते थे, अजीब अजीब नाम से उसे गुली करते। और इसी बीच में बच्चों ने तो उसका नाम बदबूदार पिग्गी भी रख दिया था। सब चिढ़ाते रहते, लेकिन वक्त समय के साथ आगे बढ़ ही रहा था, इसलिए उसका मन फिर किसी चीज़ में लगता ही नहीं। ना वो घर में किसी से बात करता, ना ही स्कूल में, और अकेला ही गुमसुम रहने लगा। जब वो 12 साल का हुआ तो उसने एक बछड़ा पाला और उस बछड़े को वो अपने साथ हर वक्त रखता था। उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत भी करता था ताकि उससे उसका लगाव हो जाए। अब जो भी अपने सुख दुख की वो बातें करता था वो उसी बछड़े से करने लगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब वो स्कूल पढ़ने के लिए गया था तब उसका बछड़ा उसके घर से भाग गया। और जब वो वापस आता है, उसने अपने बछड़े को ढूंढा, पूरे फॉर्म में ढूंढा, इधर उधर भी ढूंढा, लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी उसने अपनी आंखों से देखा कि कुछ लोग उसके बछड़े की हत्या करने के बाद उसकी खाल उतार रहे थे। और जब उसने इस बात का विरोध किया कि ये बछड़ा तो उसका है, तो इस बात पर उस बालक को, जिसका नाम था रॉबर्ट, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तकलीफ भी हुई। रॉबर्ट ने इसका विरोध किया था, लेकिन वो बड़े लोग थे, शक्तिशाली लोग थे, इसलिए उसके सामने उसका कुछ विरोध हो नहीं पाया।
घर आता है, रोता रहता है और ऐसे फिर आगे चलकर कुछ दिनों के बाद उसने स्कूल ही छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद अपने पिता और अपनी माँ के साथ ही उसने पिग्गी फॉर्म में काम करना शुरू किया, यानी कि पिग में जो उस सुअरों का फॉर्म था उसी में काम करता। माँ से उसे बहुत ज़्यादा लगाव था, पिता से ज़्यादा खास लगाव नहीं था, क्योंकि बचपन में उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान कम और इस काम में ज़्यादा ध्यान दिया और उसे पैसे कमाने के लालची थे। कुछ ही दिनों के बाद उसके पिताजी भी वहाँ नहीं रहते हैं और इसीलिए जैसे जैसे बड़ा होता है, सन 1963 के आसपास जब वो बड़ा हो जाता है, तब उसने एक प्रोफेशनल तरीके से, जैसे कि कसाई किसी जानवर को काटते हैं उसके बाद पीसेस करके बेचते हैं, कुछ इसी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से उसने कसाई का काम करना शुरू कर दिया। उसे फार्म हाउस में रहता है और सुअरों को पाला करता था और जब भी किसी को मीट की ज़रूरत पड़ती, उसको ऑर्डर मिलता तो उसको पीसेस करके बेचता था। वक्त ऐसे ही बढ़ रहा था। साल 1991 में उसका किसी से झगड़ा हो जाता है और ये 1-2 साल और बीतते हैं। लगभग 3 या 4 ऐसे झगड़े थे जिन झगड़ों की गूंज थाने तक गई और ये मामूली से झगड़े थे। लेकिन 23 मार्च 1997 को उसका एक और झगड़ा होता है बेंडी नाम की एक महिला से। बेंडी नाम की महिला नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत करती है कि एक व्यक्ति जिसका नाम रॉबर्ट है, क्योंकि वो लड़की जो थी वो रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर थी और उसके पास वो आता था, उससे दोस्ती करता है और दोस्ती करने के बाद उसने कहा कि अब मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगा, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम्हें मेरे फॉर्म पर आना पड़ेगा। बेंडी उसके फॉर्म पर पहुंच जाती है। 23 मार्च 1997 को जब उसके फॉर्म पर पहुंचती है तो वो उसके हाथ पैर बांध देता है और हाथ पैर बांधने के बाद उसको कुछ नशीला पदार्थ खिलाता है जिससे कि वो नशे में आ जाती है और इसके बाद वो अपने फिजिकल रिलेशन बनाता है। उसके बाद एक कई बार उसके चाकू से करता है और किसी तकरीब से वो महिला उससे छूट जाती है और छूटकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और किसी तरीके से अपनी जान बचाती है। उसके बाद वो सीधा पुलिस में जाती है और जाके शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस इस मामले की शिकायत तो दर्ज कर लेती है, FIR भी लेती है और मामले की जांच पड़ताल करती है और इसी जांच पड़ताल में लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। 27 जनवरी 1998 को पुलिस ये कहते हुए उस केस को ख़त्म कर देती है क्योंकि जो महिला थी उसको नशीली दवाइयों का सेवन करने का ऑलरेडी आदत थी और इसीलिए उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है कि इस पर हमला इसी व्यक्ति ने किया था या इसी व्यक्ति ने उसे नशीली दवाई खिलाई थी। और रॉबर्ट अपने काम में लगा हुआ रहता था। उसकी आदत थी वो किसी न किसी रेड लाइट एरिया में ज़रूर जाता था और रेड लाइट एरिया में जाने के बाद किसी न किसी महिला के साथ वहाँ वो रिलेशन बनाता था। इस तरह से जब वक्त आगे बढ़ने लगता है तभी 6 फरवरी 2002 को पुलिस उसके फॉर्म की जांच करने के लिए एक नोटिस जारी करती है। कहती है कि हमें तुम्हारे फॉर्म की जो सुअर फॉर्म था उसकी जांच पड़ताल करनी है और उसकी वजह यही थी क्योंकि उस इलाके में जितने भी रेड लाइट एरिया थे उन रेड लाइट एरिया पे काम करने वाली महिलाएं लगातार गायब हो रही थी। एक साल में 20-20 महिलाएं गायब हो रही थी। इस बात को लेकर पुलिस प्रशासन की थोड़ी मुसीबत बढ़ती है और इसीलिए जो पुरानी शिकायत थी साल 1997 में, उस शिकायत पर भी पुलिस गंभीरता से विचार करती है और सोचती है कि क्यों ना एक बार पीक फॉर्म पर सेक्स वर्कर के साथ ऐसा कुछ हुआ था, वहाँ की भी जांच कर ली जाए। अब पुलिस प्रशासन पहले नोटिस चिपका के आती है। नोटिस चस्पा करने के बाद जब उसकी जांच पड़ताल की जाती है तो यहाँ से हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं। दरअसल वहाँ मानव के कई सारे कंकाल मिलते हैं, साथ ही लगभग 33 अलग अलग महिलाओं के DNA सैंपल भी पाए जाते हैं कि ये महिलाएं यहाँ पर आई थी। साथ ही 6 ऐसी महिलाओं के DNA सैंपल से बिल्कुल पुख्ता हो जाता है क्योंकि उनके शरीर के कुछ ढांचे, कुछ हड्डियाँ भी मिली थी जो कि उन हड्डियों को उन सुअर फॉर्म में रखा था, उनके खाने में मिलाया गया था। अब इस बात को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट होता है। रॉबर्ट को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। अब इसके बाद होती है कार्यवाही शुरू। जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया तो पता चला कि कई महिलाएं लगातार जो गायब हो रही थी, उन महिलाओं को गायब करने में इसी रॉबर्ट का ही हाथ है
क्योंकि उन महिलाओं के कुछ अवशेष, कुछ डीएनए सैंपल जिनसे ये पुख्ता हो गया कि वो वहीं थी, क्योंकि वो उसी के सुअर फार्म हाउस में मिल जाते हैं। अब पुलिस ने उससे जब जांच पड़ताल शुरू किया तो 6 महिलाओं पर उसके ऊपर जो आरोप थे बिल्कुल सिद्ध हो जाते हैं। साबित हो जाता है कि 6 महिलाओं की न केवल इसने हत्या की है, बल्कि हत्या करने के बाद उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े करने के बाद सुअरों का मीट जो वो दूसरों को बेचा करता था खाने के लिए, उसी मीट में उन महिलाओं का मीट भी वो मिलाकर बेच देता था। और साथ ही जो महिलाओं के अवशेष बच जाते थे वो सुअरों के खाने में चारे के साथ मिला देता था और वो खाना खा जाते थे। यानी कि वहाँ पर सिर्फ हड्डियों के अलावा कुछ और नहीं हिस्सा था, क्योंकि कुछ हिस्सा मनुष्य खा चुके थे तो कुछ हिस्सा सुअर खा चुके थे, क्योंकि उनको चारे के रूप में दिया जाता था। अब 6 महिलाओं की हत्या का आरोप जब सिद्ध हो जाता है तो इस पर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगले 25 साल तक इससे किसी भी कंडीशन में जमानत नहीं मिल पाएगी। साल 2012 का ये वाकया है। एक पत्रकार ने जाकर इससे वीडियो इंटरव्यू लेने के लिए अपील की तो वीडियो इंटरव्यू करने के दौरान इसने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं एक और हत्या करना चाहता था, यानी कि मैंने 49 हत्याएं की है, एक और कर देता तो टोटल 50 पूरी हो जाती और इसीलिए मुझे एक हत्या का हमेशा अफसोस रहेगा। इसी दौरान इसने एक जेल में रहते हुए एक किताब भी लिखी और किताब में जो पूरी कहानी थी उसने बयां किया। और जैसे ही प्रशासन को ये बात पता चली, तत्काल प्रभाव से इसकी किताब पर रोक लगा दी गई, ताकि किसी को इस बात की भनक तक न लगे कि आखिरकार इसने कितनी हत्याएं की थी, कितनी नहीं। जब पुलिस प्रशासन ने एक लिस्ट जारी की और लिस्ट में पता चलता है कि काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं और थी जिसकी इस तरह से मौत हो चुकी थी या गायब हो गई थी, लेकिन साबित नहीं हो पाया था। कुल मिलाकर जब इसने एक इंटरव्यू के दौरान ये स्वीकार किया कि एक और महिला की हत्या कर देता तो 50 हत्याएं शामिल हो जाती, लेकिन इसने ऐसा नहीं कर पाया। और इसी बीच में बात है 19 मई 2024 की, जब ये सलाखों के पीछे था और इसी बीच में किसी व्यक्ति ने इस पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमला सामूहिक रूप से किया गया था और जब ये चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रहा था तो इसका मुंह बंद कर दिया गया, क्योंकि इसको लेकर जेल प्रशासन के बाकी कैदियों में बड़ा रोष था। जिस तरीके से इसने हत्याएं की थी और हत्या करने के बाद महिलाओं का मीट इंसानों को ही खिला दिया था, साथ ही महिलाओं के कुछ अवशेष सुअरों को खिलाए थे और इसी बात को लेकर बहुत गुस्सा था। 19 मई 2024 को इस पर हमला किया गया और इस बात की किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी। और जब प्रशासन के लोग पहुंचे, उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले गए और वहां पर 31 मई 2024 को इसने दम तोड़ दिया। ये कहानी फिर दुनिया के सामने आती है कि आखिरकार एक व्यक्ति कितना खूंखार हो सकता है और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर के रूप में माना जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है, सचेत करना है। सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपनों का खूब ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।